ट्रंप की सनक ने पूरे जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। पहले वेनेजुएला पर अटैक, फिर ईरान पर हमले की धमकी और अब एक नए देश पर नजर। Greenland. एक ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन भारत के किसी एक जिले से भी कम है, जिसकी 85% जमीन बर्फ से ढकी हुई है। खाने के लिए लोग ज्यादातर मांस का इस्तेमाल करते हैं और ये देश है ग्रीनलैंड, जो कभी कम तनाव वाले वैज्ञानिक और रिसर्च सहयोग के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ आज कुछ वर्ल्ड पावर अमेरिका, रूस और चीन की नजर पड़ने से टकराव का क्षेत्र बना हुआ है। आखिर बर्फ की तह से ढका हुआ ये आइलैंड अचानक दुनिया के अटेंशन का कारण कैसे बन गया? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इतनी शिद्दत से ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? इसकी जो असली वजह है वो मिनरल्स, ऑयल या अमेरिका सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा अहम है। इतना अहम कि पूरी दुनिया की किस्मत ही बदल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे ग्रीनलैंड का इतिहास क्या है, ये कैसे बना और इस पर डेनमार्क की हुकूमत कैसे स्थापित हुई। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां जमीन से ज्यादा बर्फ मौजूद है और जहां सूरज महीनों तक नहीं उगता। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच कनेडियाई आर्कटिक के पूर्व में स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर का है। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मिला दें तब भी उनसे बड़ा होगा। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की आबादी के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड में केवल 56,542 लोग ही रहते हैं। ये क्षेत्र दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस कैप से ढका हुआ है, जिसे ग्रीनलैंड आइस कैप कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी आम लोगों के रहने लायक नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में बसे होने के कारण गर्मियों में भी यहाँ का औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, जिससे यहाँ नॉर्मल जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के इतिहास की, कि जिस जमीन पर हर तरफ बर्फ हो उसका नाम ग्रीनलैंड कैसे हो सकता है, और करीब 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले विशाल बर्फीला ग्रीनलैंड महज 33,000 किलोमीटर बड़े डेनमार्क के नीचे कैसे आता है। तो सवाल उठता है कि इतने छोटे से डेनमार्क ने इतने बड़े आइलैंड पर कब्जा कब और कैसे किया। इसे जानने से पहले आपको डेनमार्क की स्टोरी समझना होगा, क्योंकि डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जिसका विस्तार 3 देश डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को मिलाकर बनता है, जो अपने आप में अलग ही दुनिया है। और इन 3 देशों के पूर्वज आज से करीब 1000 से 1500 साल पहले वाइकिंग्स हुआ करते थे। जैसे भारत के लोगों का व्यवसाय आमतौर पर खेती बाड़ी हुआ करता था, उसी तरह वहाँ के पूर्वजों का व्यवसाय वाइकिंग्स हुआ करता था, और इसीलिए इस पूरे प्रदेश को द लैंड ऑफ वाइकिंग्स कहा जाता है। दोस्तों, इन वाइकिंग्स लोगों का जीवन आमतौर पर समुद्रों में ही बीतता था। जो लोग इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मन, इटली और रसिया तक जाकर हमले करके लूट मार करके आते थे, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा आक्रामक भी थे और कई बार उनका ये आक्रामक स्वभाव हिंसा में भी बदल जाया करता था। और यही था डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे समृद्ध देशों का असली इतिहास। अब हम बात करते हैं कहानी के मेन पार्ट की। आज से करीब 1000 साल पहले, करीब 950 एडी में एरिक थोलबर्डस नाम के एक बच्चे का जन्म होता है, जो नॉर्वे के वाइकिंग्स परिवार से ही ताल्लुक रखता था। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने आसपास के माहौल को देखकर उसी में ढलता है और हिंसा आक्रामक स्वभाव का बन जाता है। उस जमाने में इन वाइकिंग्स लोगों में भी अंदर ही अंदर हिंसा बहुत ही आम बात हुआ करती थी, और इसीलिए उस वक्त वहाँ के लोगों को कोई गलत काम करने पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन गलती करने पर देश निकाली की सजा सुनाई जाती थी, जिसे तरी पार के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था एरिक थोलबर्डस के साथ, जब साल 980 में एरिक अपने ही पड़ोसी का खून कर देता है, जिसके बाद एरिक को भी देश निकाली की सजा मिलती है कि वो 3 सालों तक आइलैंड में पैर नहीं रख सकता। इसीलिए वो अपने परिवार
और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ एक बड़े जहाज में इस आइलैंड से बाहर निकल जाता है। उस वक्त तक एरिक का एक फेमस नाम भी बन चुका था, जिसे लोग एरिक द रेड कहते थे क्योंकि उसकी दाढ़ी थोड़ी लाल हो चुकी थी। एरिक पश्चिम की ओर आगे बढ़ता जाता है और एक दिन वो एक विशाल बर्फीले किनारे पर पहुंच जाता है, जहां पर एरिक ने देखा कि यहाँ पर समुद्र समाप्त हो जाता है। उसी जमीन पर एरिक अपने परिवार व साथियों के साथ कई महीनों तक समय बिताता है और जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं वो वापस अपने आइलैंड की तरफ बढ़ता है। लेकिन 3 सालों तक इस नई जगह पर रहने के बाद अब एरिक आइलैंड में वापस नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसका विचार तो उस नई जगह को प्रदेश में बसाने का था। इसीलिए एरिक जब अपने आइसलैंड पहुंचता है तो वहां के लोगों को मिलकर एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो पूरे 3 सालों तक एक बहुत ही सुंदर और खोजी हुई जगह पर था, जिसे वो ग्रीनलैंड यानी हरी भरी जमीन कहकर प्रचारित करता है, ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग उस नई जगह पर जाकर बसें। जिसके बाद करीब 400 लोग हरियाली की तलाश में एरिक के साथ 25 जहाजों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचते हैं। लेकिन जब लोगों ने वहां जाकर देखा कि जिस जगह को उन्हें हरा भरा बताया गया था, वहां पर तो दूर दूर तक मोटी मोटी बर्फ की चादर छाई हुई है। ये देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं और वापस जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं बसने का फैसला करते हैं। इसके कुछ सदियों बाद आइलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे से धीरे धीरे कुछ लोग ग्रीनलैंड पर जाकर बसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर मछली का उद्योग बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस जमीन पर इन वाइकिंग्स से भी बहुत पहले लोग रहते थे। ग्रीनलैंड के सबसे पुराने निवासी थे इनतूत जनजाति, जो करीब 4500 साल पहले साइबेरिया से होते हुए यहाँ पहुँचे थे, जिनके जीवन का आधार शिकार, मछली पकड़ना, बर्फ में घर बनाना और कुदरत के साथ जीना था। इनतूत लोग बर्फ को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानते थे और इस पूरी भूमि में जो सबसे ज्यादा लोग बसे थे वो थे डेनिश यानी डेनमार्क के लोग। जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ के इनतूत यानी मूल निवासियों के साथ व्यापार करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ग्रीनलैंड की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुँच जाती है। इसके बाद कुछ समय तक वाइकिंग्स कॉलोनी फलती फूलती है, लेकिन फिर अचानक पूरा वाइकिंग समाज गायब हो जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इनके खत्म होने के 4 प्रमुख कारण थे। पहला, मौसम इतना ठंडा हो गया था कि खेती बंद हो गई थी। खाने की कमी से वो लोग मरने लगे थे। इसके अलावा वाइकिंग्स ने इनतूत जीवन शैली अपनाने से मना कर दिए थे और यूरोप से संपर्क टूट गया था, क्योंकि व्यापार बंद हुआ और कोई मदद उन तक पहुंच नहीं पाई, जबकि इन्यूत लोग आज भी वहां जीवित हैं। इसके बाद आता है डेनमार्क का कब्जा। दोस्तों, 18वीं सदी में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। वो धीरे धीरे यहाँ अपनी कॉलोनी बसाता है और इन्यूत संस्कृति को दबाता है। इसके बाद वो यूरोपीय नियमों को वहाँ पर लागू कर देता है और साल 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का आधिकारिक हिस्सा बना दिया जाता है। इसके बाद उठता है सबसे अहम सवाल कि जिस ग्रीनलैंड में खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वो बर्फ का ढेर आज दुनिया के सुपर पावर के बीच एक कोल्ड वार कैसे बन गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है, फिर चाहे इसमें मिलिट्री ऑपरेशन का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका हमेशा से ग्रीनलैंड को अपनी नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा समझा है। साल 1867 तक अलास्का भी रशिया का हिस्सा हुआ करता था, पर अमेरिका ने उसे 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही आर्कटिक रीजन में अपनी हुकूमत कायम रखना चाहता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान ग्रीनलैंड अचानक रणनीतिक रूप से अहम बन गया, क्योंकि जर्मन ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेता है, ताकि कोई देश वहां अपना एयरबेस न बना सके। जंग खत्म होने के बाद साल 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरिस ट्रूमैन ने डेनमार्क को $100 मिलियन का सोना ऑफर करते हैं, जिसके बदले वो ग्रीनलैंड मांग लेते हैं। लेकिन
लेकिन डेनमार्क ग्रीनलैंड की जमीन बेचने से साफ मना कर देता है, पर अमेरिका को इतनी इजाजत दे देता है कि वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है। दोस्तों, इन बातों से तो साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका जरूर गलत है, लेकिन वो पहले यूएस प्रेसिडेंट ही हैं जो ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के इस फैसले के पीछे कई कारण मौजूद हैं। इसका पहला कारण तो नेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि ग्रीनलैंड की लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो रसिया और अमेरिका के बिल्कुल बीच में मौजूद है। मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो जो लोग ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक रीजन में बेहतर हो जाएगा। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड में तो पहले से ही अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। वहाँ के पीतोफिक स्पेस बेस में आज भी 10,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर मौजूद हैं। तो फिर उनको खतरा किस चीज का है? दोस्तों, ग्रीनलैंड है तो डेनमार्क के होल्ड में ही, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग काफी लंबे समय से अपना अलग मुल्क चाहते हैं, यानी कि आजादी। इसीलिए ट्रंप को डर लग रहा है कि अगर ग्रीनलैंड आजाद हो गया तो हो सकता है कि वो वहाँ से अमेरिका बेसेस हटाने की डिमांड कर दें या फिर किराया बहुत ही ज्यादा बढ़ा दें। इसी कारण से अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल उसका हो जाए। इसी कारण से अमेरिका ग्रीनलैंड पर रूस का खतरा बताकर उस पर सिर्फ अपनी सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड में एवरेज बर्फ की लेयर 2 किलोमीटर डीप में है, और क्योंकि ये बर्फ करोड़ों साल पुरानी है, इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड लेयर अर्थ एलिमेंट्स का 8वां बड़ा स्थान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इन मिनरल्स की सप्लाई के 90% हिस्से पर चाइना का कंट्रोल है। ये भी एक कारण है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के इन मिनरल्स पर कब्जा करके चाइना के मनोबल को तोड़ना चाहता है। इसके अलावा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड के नीचे ही 31 अरब बैरियल ऑयल का भंडार मौजूद है, और बाकी पूरे ग्रीनलैंड में कितना ऑयल छिपा है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी, रेयर अर्थ एलिमेंट और ऑयल बैरल से हटकर इंटरनेट केबल की सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया का इंटरनेट और कम्युनिकेशन समुद्र के नीचे बिछी हुई केबल्स के जरिए चलता है। ग्रीनलैंड का क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ से गुजरने वाली केबल्स अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ती हैं। रसिया के कई शिपों को अक्सर इन केबलों के आसपास देखा गया है। इसीलिए अमेरिका को डर है कि जंग के वक्त रसिया इन केबल को काटकर कम्युनिकेशन को बंद कर सकता है। उसका मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा तो यूरोप और अमेरिका के बीच आर्कटिक समुद्र में ये केबल भी सेफ रहेंगी। इसके अलावा अगर आप लोग ग्लोब को देखोगे तो ग्रीनलैंड हमारी दुनिया के टॉप पर मौजूद है। यहाँ बीटूफिक स्पेस बेस है जहाँ मौजूद है UEWR यानी अपग्रेडेड एयरली वार्निंग रडार। ये रसिया से निकलने वाली किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होने के तुरंत बाद डिटेक्ट कर सकता है, और सबसे मेन वजह है नया डेड रोड। दोस्तों, दुनिया में हो रही ग्लोबल वार्मिंग ने इन ताकतवर देशों को आमने सामने कर दिया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है, जिस वजह से वहाँ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज आसानी से कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच सफर को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। अब आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो सभी देश अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इन सभी ताकतवर देशों की नजर अब इस देश पर पड़ गई है। ट्रंप तो एक कदम आगे ही निकल गए हैं। जब यूरोपीय देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड कैप्चर करने वाले बयान पर चेतावनी दी तो ट्रंप ने टैरिफ वार ही छेड़ दिया। उन्होंने इन देशों पर भी 10% की टैरिफ लगा दी है, और अब फ्रांस को 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दिए हैं। दोस्तों, ये देश अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है, जहां भविष्य में देशों के बीच टकराव और कंपटीशन दोनों बढ़ सकते हैं। एक तरफ ट्रंप इसे हथियाना चाहते हैं तो दूसरी ओर रूस भी इस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।